स्टूडेंट्स, आज की क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए असामान्य मनोविज्ञान में हम लोग मेंटल डिजीज़ की ओर जाते हैं, यानी मानसिक रोग। अभी तक हमने साइको एनालिसिस में फ्रायड का ईड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अचेतन, अवचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ा है। अब इनमें यदि कोऑर्डिनेशन की कमी होती है तो कैसे रोग पनपते हैं, मानसिक रोग पनपते हैं। उसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन और शुरुआती है, जिसको चिंता विकृति या एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये जो एंजाइटी या चिंता शब्द है, ये तो बिल्कुल सामान्य शब्द है जो हम हर समय सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, और ये भी काम करने का एक तरीका है। और यदि चिंता नहीं होगी तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे, निश्चिंत होकर बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मनोविज्ञान में ये देखते हैं कि सामान्य चिंता से ये विकृति कैसे बन जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर कैसे ये बन जाता है। कब हम कहेंगे कि ये चिंता है और कब हम कहेंगे कि ये डिसऑर्डर हो गया या विकृति हो गई। हमें अब साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की या सलाह लेने की या इसे दिखाने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आज हम लोग मेंटल डिजीज़ को पढ़ रहे हैं और मेंटल डिजीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले इसमें ये जान लें कि मेंटल डिजीज़ होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो मनोविज्ञान में ये जो मेंटल डिजीज़ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको साइकोन्यूरोसिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे साइकोसिस कहते हैं। साइकोन्यूरोसिस के अंतर्गत ऐसे मानसिक रोग आते हैं जो हल्के होते हैं और जिन्हें ठीक करना आसान होता है या उसे ठीक किया जा सकता है प्रॉपर मनोचिकित्सा के द्वारा। उसमें जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस है, हिस्टीरिया है, फोबिया है, ओसीडी है। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ओसीडी कहते हैं। और दूसरा जो है वो साइकोसिस है। साइकोसिस में सभी गंभीर रोग होते हैं जिनके ठीक होने की संभावना भी कम होती है, और यदि ठीक हो भी जाता है तो बाद में वो रिलैप्स करने की भी संभावना होती है, क्योंकि वापस जब रोगी उसी सोसाइटी में जाता है तो वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें इस तरह के जो रोग होते हैं वो सिजोफ्रेनिया है, पैरानोइया है या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है। इस तरह के जो रोग होते हैं जो साइकोसिस के अंतर्गत आते हैं या जिसे हम मनोविकृति भी कहते हैं, तो साइकोसिस के अंतर्गत जो आते हैं वो वैसे रोगी बिल्कुल अपने कल्पना में लीन रहते हैं। वे उनकी अपनी दुनिया होती है, जो वो सोचते हैं उसी को वो सच समझते हैं। इसलिए देखिए, हमने यहाँ पर कुछ शब्दों को उसमें लिखा है जिसकी प्रधानता होती है साइकोसिस के पेशेंट में। वो है फैंटेसी यानी कल्पनाशीलता में रहते हैं, डिल्यूजन रहते हैं, उनमें व्यामोह होता है, कुछ क्लियर पिक्चर नहीं रहता है अपने सामने का, और इल्यूजन भ्रम बहुत अधिक मात्रा में रहता है, हेलुसिनेशन यानी विभ्रम, कोई चीज़ नहीं भी है तो वो दिखता है। तो ये सारी चीज़ें फैंटेसी, डिल्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन इसमें साइकोसिस के पेशेंट में होता है। तो सामान्य तौर पर ये हम जान ले, और पहले भी हम लोग इसको पढ़ते रहे हैं कि दो तरह के होते हैं, साइकोन्यूरोसिस और साइकोसिस। साइकोन्यूरोसिस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, और साइकोसिस के पेशेंट को या मानसिक रोगी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, और उनके ठीक होने की संभावना कम होती है और रिलैप्स करने की संभावना होती है। तो अब हम इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर में आज हम लोग गैड को पढ़ रहे हैं। गैड यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब ये जनरलाइज्ड
एंजाइटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं। यहीं से पता चलेगा हमें कि चिंता किसको कहते हैं और चिंता विकृति किसको कहते हैं। क्या उसमें हेयर लाइन मार्जिन है जिससे हम इस चीज़ को पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जन्मजात नहीं होता है। जन्म से कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला या एंजाइटी करने वाला, ओवर रिएक्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए यहाँ देखिए हमने ये लिखा है कि ये जन्मजात नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ही क्रोनिक यानी तीव्र, पैनिक और अवास्तविक चिंता होती है। ऐसी चिंताएं जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो हो नहीं सकता है। ज़्यादातर जो गैड के पेशेंट होते हैं वे ज़्यादातर इस बात से चिंतित रहते हैं कि उन्हें कोई भयानक बीमारी हो गई है या उन्हें कोई अचानक से उनका हार्ट अटैक आ जाएगा या इस तरह के फालतू जिसका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, ऐसी चिंता करते हैं। और ये जो चिंता होती है वो फ्री फ्लोटिंग होती है। फ्री फ्लोटिंग होती है मतलब वो अपने आप मन में आता रहता है, उसको रोगी रोक नहीं पाता है या उसको व्यक्ति जानता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसी चिंता की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ऐसी को फिर भी वो अपने इस चिंता को रोक नहीं पाता है, जिसको कि फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहा जाता है। अब DSM-4, DSM के बारे में भी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जिसको कहते हैं, APA के द्वारा बनाया गया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। DSM 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बनाया गया और सब में मानसिक रोगों की व्याख्या अच्छे से की गई है, बारीकी से। तो DSM-4 जो है उसमें उनका कहना है कि यदि गैड के रोगी हैं तो इस तरह की जो अवास्तविक फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होता है, क्रोनिक एंजाइटी होता है, अवास्तविक चिंता जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब हम ये बैठे बैठे नहीं कर सकते हैं कि हम आज शाम में हमको या आज दिन में हमको किसी भी समय या अभी ही हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। यदि ऐसी सोच आती है तो ये चिंता का विषय है और ये गैड के लक्षण हैं। ऐसा DSM-4 में ये कहा गया है कि यदि इस तरह की सोच या इस तरह की बातें, इस तरह का चिंता यदि 6 महीने तक लगातार चलता रहता है तब हम उसे गैड कहेंगे या एंजाइटी डिसऑर्डर उसको हम कहेंगे। इसमें तनाव रहता है, चिंता रहता है, विकृत व्यक्तित्व रहता है, एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड एंजाइटी, अनरियलिस्टिक सिचुएशन, इमेजिनेशन ऑफ अनरियलिस्टिक सिचुएशन इसमें आता रहता है। और पेशेंट हर समय चूँकि चिंता में रहता है, गहरी चिंता में रहता है, ज़्यादा चिंता में रहता है, तो वो हर समय अशांति में रहता है, बेचैन रहता है, उसको पसीना बहुत आता है, वो थोड़ा सा बात करने पर ही थक जाता है। इस तरह की बातें उसमें होती है। और यदि ये 6 महीने तक चलता रहता है तब DSM-4 में ये स्पष्ट कहा गया है कि इसको हम, ये चिंता करने वाली बात है, ये गैड के लक्षण हैं। अब मुख्य रूप से इसके मनोवैज्ञानिक रूप से इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसमें 3 लक्षण यहाँ पर देखिए, कॉग्निटिव है, इमोशनली है और फिजिकली है। यानी कॉग्निटिव रूप से वो जो पेशेंट रहता है हमेशा ये सोचता रहता है मेरे साथ कुछ बुरा होगा। जैसे उसका बच्चा यदि स्कूल गया है तो यदि 5 मिनट भी लेट हुआ आने में, बस नहीं आई या वो बच्चा नहीं पहुंचा, तो उसको लगे कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, कहीं मेरा बच्चा अब मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी ने किडनैप कर लिया होगा। मतलब हमेशा वो ऐसा सोचेगा कि उसके जीवन में कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। तो वो ऐसा कॉग्निटिव रूप से उस पेशेंट में लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स आते हैं। इमोशनली वो संवेगात्मक रूप से हमेशा बेचैन रहता है, अशांत रहता है, तनावग्रस्त रहता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट में रहता है, बेचैनी में रहता है, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये सोचेगा वो सोचेगा, हमेशा बेवजह हैरान रहेगा, परेशान रहेगा। इस तरह से उसका इमोशनली संवेगात्मक रूप से वो डिस्टर्ब होता है। ऐसा यदि है तो ये गैड के लक्षण होंगे। तीसरा फिजिकल।
अब फिजिकली में देखिए, पसीना आना, हाथ पांव ठंडे होना, या सांस की गति बढ़ जाना, हार्ट बीट जिसको बढ़ना कहते हैं, बेवजह बिना कुछ ज़्यादा चले हल्का बोलने पर भी थकान हो जाना, ये सब लक्षण शारीरिक लक्षण है। यदि किसी भी व्यक्ति को इन तीनों में से यानी कि बुरा होने की संभावना अक्सर लगे, उसको बेचैन या तनावग्रस्त रहे हमेशा, और शारीरिक रूप से पसीना उसको आए और हाथ पैर ठंडा हो जाए बेवजह, जबकि कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, तब इससे हम कहेंगे कि वो व्यक्ति गैड का या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। अब इसके कारण क्या हैं? कारण में देखिए, पहला कारण है बायोलॉजिकल, साइकोएनालिटिकल, लर्निंग और कॉग्निटिव बिहेवियर फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में स्टील ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन इसलिए किया जाता है कि जुड़वा बच्चे भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो सम होते हैं, एक ही प्लासेंटा से दो बच्चों का जो जन्म होता है वो सम जुड़वा कहलाते हैं, और जो दो प्लासेंटा से जो बच्चे जुड़े होते हैं वे वैसे बच्चे अलग अलग शक्ल के होते हैं। जो सिमेट्रिकल होते हैं वो एक ही प्लासेंटा के होते हैं। तो इन्होंने इन दोनों तरह के जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया और देखा कि जो बच्चे एक ही प्लासेंटा से यानी सम जुड़वा थे, उनमें करीब 49%, इसमें 49% बच्चों में ये गैड के लक्षण पाए गए, और जो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं थे, जो फ्रेटर्नल थे, उनमें देखा गया कि वैसे में सिर्फ 4%, सिर्फ वैसे जुड़वा बच्चों में 4% ही गैड के का असर जिनमें हुआ, ये जो गैड के रोगी आगे चलते हुए। इससे पता चलता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर होता है गैड के रोगी बनने में। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल या साइको एनालिटिक, जिसको फ्राइड के द्वारा लास्ट के क्लास में बहुत बार हमने समझाया हुआ है कि कैसे ईड ईगो सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जनरली ईड और ईगो के बीच में ज़्यादा होता है। ईड अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार दबाव डालता है, और ईगो उसको सेटल करने के लिए या उस काम को न करने के लिए, ताकि उससे उसकी बेइज्जती ना हो, उसका इमेज खराब ना हो, वो ईड की बातों को नहीं मानता है, और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, और फिर व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है या चिंतित हो जाता है इन्हीं ईड ईगो सुपर ईगो के संघर्ष में। थर्ड है लर्निंग फैक्टर। लर्निंग फैक्टर का मतलब होता है कि जो गैड के रोगी होते हैं वे परिस्थितियों को कुछ इस तरह से लर्न कर लेते हैं, जैसे कि जो थ्रेटनिंग फैक्टर्स होते हैं, वेग फैक्टर होते हैं, जो क्लियर कट नहीं होते हैं, उन पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और बेवजह उसको लेकर ये होगा, ये नहीं होगा, ये हुआ होगा कि इसमें रहते हैं, और उसको वो धीरे 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 लर्न कर लेते हैं, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, और फिर वो उस तरह का चिंता करने की उनकी आदत बन जाती है बेवजह। तो ये इसको लर्निंग फैक्टर कहेंगे, जिसमें वोल्ट ने इस पर अध्ययन किया है और ये पाया है कि लर्न फैक्टर भी, सीखा गया व्यवहार भी, या किसी दूसरे को देखा फलाने के साथ ऐसा हुआ था, उसको कोरोना हुआ तो हमको भी हो ही जाएगा, हो या ना हो, या बचने का उपाय नहीं करना है, उसको हो गया है तो अब तो हमको भी होगा, इतने बड़े बड़े लोगों को हो गया तो हम इतने छोटे लोग हैं तो हमें भी हो जाएगा। तो उससे बचने का या सावधानी नहीं रख करके उसी भय और चिंता में रहेंगे कि हमको हुआ है, और ये जो हाथ धोने का अभी ज़रूरत है उससे कहीं ओसीडी वगैरह का पेशेंट ना हम बन जाएं। तो ये भी एक चिंता का विषय होता है। चौथा जो कारण होता है वो कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर। अब ये जो कॉग्निटिव फैक्टर होता है
इसमें कॉग्निशन के बारे में पहले भी मैंने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया हुआ है अपने क्लास में, कि ये सब हायर लेवल के जितने प्रक्रियाएं होती हैं, परसेप्शन, लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जो क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, उनको हम कॉग्निटिव फैक्टर कहते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव और बिहेवियरल फैक्टर होते हैं, उसमें व्यक्ति को हमेशा एक एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस, मतलब अब हम क्या करें, अब तो मेरे साथ ये हो जाएगा, अब तो मेरे साथ हो गया, मेरा कोई साथ नहीं देगा, मेरे सारे अपने दूर चले जाएंगे वगैरह, एकदम हेल्पलेसनेस, लाचार अपने आप को फील करता है और वो हमेशा मिसफॉर्च्यून की ओर जाता है। यानी क्या हो जाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है। फलाने को तो हार्ट अटैक आ गया, अब वो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ काम करते थे, अब मेरे को भी जल्दी ही आ जाएगा, मैं भी उसी ऑफिस में हूँ, उसी तरह का स्ट्रेन वाला काम करता हूँ, इसलिए मेरे को भी अब हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेसनेस और सोशल मिसफॉर्चून का, यानी सामाजिक जो भाग्यहीनता होती है उसका शिकार वो व्यक्ति होता है। तो यदि ये लक्षण है, और इसमें से फैक्टर्स में वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लर्न भी हो सकता है और कॉग्निटिव फैक्टर भी हो सकता है, किसी भी कारण से व्यक्ति गैड का रोगी बन सकता है। अब इसके उपचार की ओर आते हैं और देखते हैं कि आखिर यदि ये रोगी है, गैड का रोगी है, और उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, ये सारे लक्षण तीनों कॉग्निटिव, इमोशनली और फिजिकली उसमें पाया जाता है, तो फिर उसका उपचार कैसे होगा। इसमें एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास आया और उसमें लक्षण थे कि उसे बेवजह बहुत पसीना आता था, और जब भी वो ऑफिस में रहता था तो उसे लगता था कि अब कुछ जल्दी ही कुछ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं गश खाकर गिर जाऊंगा, और बेवजह वो बिना किसी कारण के वो बैठे बैठे पसीने पसीने हो जाता था, और जिसके कारण उसको अपने सहयोगियों से, अपने बॉस से कोऑर्डिनेट करने में, अपने काम को करने में बड़ी दिक्कत होती थी, और जिसका नतीजा ये होता था कि वो कई एक नौकरियों से निकाला जा चुका था, क्योंकि किसी के साथ उसका समन्वय या एडजस्टमेंट, अभियोजन नहीं हो पाता था। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात थी, लेकिन असाधारण लक्षण दिख रहे थे। तो उसका जब एनालिसिस किया गया तो वो गैड का रोगी मिला, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का वो पेशेंट मिला, और फिर उसके प्रॉपर इलाज से वो ठीक भी हो गया। अब इसके इलाज के कौन कौन से तरीके हैं, ट्रीटमेंट इसके क्या क्या हैं। तो पहला है बायोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट में हंट और सिंह ने प्रयोग किया, और एंटी एंजाइटी ड्रग, जिसको हम अक्सर देखते हैं जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो डॉक्टर हमें एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, डाइजेपाम जिसको कहते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि एंटी एंजाइटी ड्रग को देने से चिंता में कमी आ जाती है और व्यक्ति बैलेंस होने लगता है। लेकिन हंट और सिंह ने यह भी पाया कि जैसे ही ये दवा, ये ड्रग छोड़ दी जाती है या उसको बंद कर दिया जाता है, तो फिर से वो लक्षण उभरने लगते हैं, यानी कि लंबे समय तक या पूरी तरह से ठीक होने में एंटी एंजाइटी ड्रग उतना इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में मनोवैज्ञानिकों ने ये देखा कि उन्होंने 3 ग्रुप बनाया। एक को CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया, दूसरे को केवल बिहेवियर थेरेपी दिया, और तीसरा कंट्रोल ग्रुप था जिसको वेट लिस्ट में रखा। और 4 से लेकर 12 सेशन, 4 से 12 सेशन लिया गया उस प्रयोग में, और उसमें 18 महीने तक फॉलो अप किया गया।
4 से 12 सेशन लेने के बाद उसको 18 महीने तक आगे देखा गया और ये पाया गया कि जो ग्रुप CBT के द्वारा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा जिसको ट्रीटमेंट मिला था, वो गैड से मुक्त हो गया, इस डिसऑर्डर से मुक्त हो गया, और बिहेवियर थेरेपी और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें चिंता की मात्रा बनी रही या फॉलो अप में फिर से वो रिलैप्स किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गैड के रोगी होते हैं वे आम चिंता से थोड़े भिन्न होते हैं। आम चिंतित होना सामान्य बात है, लेकिन जब बेवजह हमें पसीना आने लगे, घबराहट लगने लगे, मौत का डर लगने लगे हर समय, और ये 6 महीने तक बना रहे, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस, एकदम लगता है जैसे लाचार हो गए, अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कुछ नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह, तब उसको ऐसे 6 महीने तक यदि लगातार ये थॉट बरकरार है, ये चिंता बरकरार है, तो वो गैड का रोगी कहा जाएगा। और इसके अलावे, इन सारी चीज़ों के अलावे उसे वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी दिया जाता है, मॉडलिंग भी उसको से भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ऑपरेट शेपिंग बिहेवियर थेरेपी का एक पार्ट है, इसके द्वारा भी दिया जाता है। तो किसी भी बीमारी का हो, गैड भी हल्का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसकी गंभीरता कितनी है उसके अनुसार इसमें से कोई भी थेरेपी लगाया जा सकता है, जिससे फिर पेशेंट को आराम हो जाता है और वो सामान्य ढंग से सामान्य लोगों की तरह अपना काम कर लेता है।